स्टडी किया, फिर हमने मार्क्सिस्ट थॉट स्टडी किया, फिर हमने स्टडी किया था फेमिनिस्ट थॉट। ठीक है, तो फेमिनिज्म। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चूंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, तो हम आज के लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि न्यू राइट्स व्यूज कौन से हैं फैमिलीज के ऊपर, फिर हम पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करेंगे, फिर हम लेट मॉडर्निज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। चूंकि अभी हम फैमिली की बात कर रहे हैं, हम आगे मूव करेंगे तो हम जी यही थॉट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैरिज, अबाउट द डाइवोर्स्ड एंड अबाउट द कोहेबिटेशन। तो वो हमारे फर्दर टॉपिक्स होंगे और हम उनकी क्लासेस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है द न्यू राइट्स व्यूज अबाउट फैमिली। न्यू राइट्स व्यूज अबाउट फैमिली। बच्चे आप बेशक माइक जो है वो म्यूट कर दें, ठीक है? तो जब मैं आपसे पूछूंगा तो बेशक आप अनम्यूट कर दीजिएगा। ठीक। अच्छा, अब न्यू राइट्स व्यूज अबाउट द फैमिलीज क्या हैं? हमने फंक्शनलिस्ट के बारे में स्टडी किया था। तो फंक्शनलिस्ट क्या सोचते हैं? फंक्शनलिस्ट सोचते हैं कि फैमिली को ऑपरेट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो उन्होंने अपने उसके बेनिफिट्स बताए। हमने मार्क्सिस्ट को डिस्कस किया, तो मार्क्सिस्ट ने चूंकि बताया कि फैमिली जो है वो कंजप्शन ऑफ द गुड्स है, तो जो रूलिंग क्लास है उसके लिए सपोर्ट करती है। फिर हमने फेमिनिस्ट की बात की, तो उन्होंने कहा कि फैमिली जो है वो वुमेन्स के राइट्स जो हैं वो स्पॉइल करती हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि न्यू राइट्स क्या सोचते हैं। अच्छा, याद रखिए कि न्यू राइट्स भी जस्ट लाइक अ फंक्शनलिस्ट, न्यू राइट्स भी सोचते हैं कि जो करेक्ट वे है वो फैमिली है। करेक्ट वे और द राइट वे टू रन द सोसाइटी, राइट वे टू रन द सोसाइटी इज फैमिली। अब वो फैमिली चूंकि हमने डिस्कस किया था, आप उसको न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं या आप उसको कोई भी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फैमिली भी ले सकते हैं। अगर मैं बात को समराइज करूं तो न्यू राइट्स कहते हैं कि फैमिली सोसाइटी ऑपरेट करने के लिए फैमिली का होना लाजमी है, फैमिली का स्ट्रक्चर होना लाजमी है। चाहे वो अगर आप पास्ट में चले जाएं, हमारे पास ट्रेडिशनल फैमिलीज के अंदर चले जाएं जिसमें हमने एक्सटेंडेड पढ़ा था, या आप मॉडर्न की बात करें तो हमने न्यूक्लियर फैमिली पढ़ा है। समहाउ सोसाइटी रन करने के लिए फैमिली का होना लाजमी है। इन्होंने एक वर्ड दिया जिसको मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं। दे सैड दैट द फैमिली इज द कॉर्नरस्टोन, फैमिली इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द सोसाइटी। ये कहते हैं कॉर्नरस्टोन को आप कह सकते हैं बेस। फैमिली इज द बेस ऑफ द सोसाइटी। अगर फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सोसाइटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। अब द न्यू राइट्स बिलीव दैट द इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। अब थोड़ा सा मैं अगर पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करूं तो वो कहते हैं जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। अब स्टेबिलिटी फॉर द चिल्ड्रन का क्या मतलब है? देखें, एक फैमिली के अंदर बच्चे को अपनी मदर का भी टाइम चाहिए होता है, अपने फादर का भी टाइम चाहिए होता है, और अगर इन दोनों में से किसी एक का टाइम ना मिले तो बच्चे के अंदर उस चीज की कमी रह जाती है। तो वो क्या करता है कि वो जब भी बड़ा होता है तो उसके अंदर जो माँ का प्यार या अफेक्शन ऑफ द फादर है तो वो लैक करता है। तो हम इसको, तो स्टेबिलिटी फॉर द चिल्ड्रन क्या है कि बच्चे को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्टेबल रखने में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो माँ बाप का टाइम कब मिलेगा? वो मिलेगा जब एक प्रॉपर फैमिली होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन डज मैटर इनसाइड द फैमिली। तो फैमिली एक तो चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? द न्यू राइट्स बिलीव दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू हैव अ स्टेबल होम with married mother and the father, and that ideally wife should be able to stay at home to look after the children. अब वो क्या कहते हैं कि wife should stay at home to look after children, to look after the children। क्योंकि अगर दोनों काम पे जाएंगे तो बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि प्रॉपरली उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा।
एक तो इनका ये आर्गुमेंट्स आ गया दैट व्हाई देयर इज नीड ऑफ द फैमिली। अच्छा, अगर मैं आगे चलूं तो ये कहते हैं कि दे बिलीव दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट led to culture where people depended on the handouts from the state and these encouraged the single parenting। वो कहते हैं कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर सिंगल पेरेंट्स को प्रमोट किया जाता है, सिंगल पेरेंट्स को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। हालांकि ये क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर फैमिली नहीं होगी, आप सिंगल पेरेंट्स को प्रमोट करेंगे। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, सिंगल पेरेंट्स का क्या मतलब है। आपने देखा होगा फैज सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों के आपस में फिजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, हालांकि वो मैरिड भी नहीं होते। जब वो मैरिड नहीं होते तो होता क्या है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फीमेल्स नॉर्मली, तो उनका बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, अब वो करती क्या है कि अगर बच्चा पैदा ना हो, बच्चा पैदा होता है तो उनको किसी जगह पे फेंक देंगे। ठीक है, या क्यों क्यों फेंकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, या फिर क्या करेंगे, एबॉर्शन करेंगे ताकि बच्चा जो है वो जाया हो जाए। अब कुछ स्टेट ऐसी हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स फैमिली को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, अगर आपका बेबी है तो आप इसको रिस्पेक्टफुल वे में सोसाइटी में ग्रो कर सकते हैं। अब न्यू राइट्स क्या कहते हैं कि अगर फैमिली, अब वो फैमिली का क्या बोलते हैं कि जिसमें मदर भी होनी चाहिए, जिसमें फादर भी होना चाहिए, और वो कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली का अल्टीमेटली लॉस ये है कि आप क्या करते हैं, आप मोरालिटी को डाउन कर देते हैं सोसाइटी के अंदर। मोरालिटी क्या करते हैं, आप डाउन कर देते हैं सोसाइटी के अंदर। अब ये दोनों पर्सपेक्टिव से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो एबॉर्शन, कि एक तो आप बच्चा पैदा हो रहा था, आपने उसको जाया करवा दिया, या कुछ ये होता है कि बच्चा पैदा करने के बाद फेंक के चले जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है कि जैसे जो चाइल्ड होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उस तरह के हाउसेस में बच्चों को एडमिट करवा दिया जाता है। तो ये क्या मोरालिटी के अगेंस्ट है कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उसको ये भी नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन है। तो मोरालिटी के बहुत ज्यादा कंसर्न आ जाते हैं। तो एक तो इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो कहते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट से बचने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फैमिली सेटअप इन योर सोसाइटी। अच्छा, अब न्यू राइट्स क्या करते हैं, बेसिकली दे आर इनकरेज द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट टू लॉन्च बैक टू बेसिस कैंपेन। अब वो कौन सी है कि वो कहते हैं कि आप कैंपेन स्टार्ट करें। दे आस्क द गवर्नमेंट टू स्टार्ट कैंपेन्स टू प्रमोट फैमिली सेटअप, टू प्रमोट फैमिली सेटअप। जी बच्चे, मुझे फैज यहां तक बताएं अगर आपको कोई इशू हो। बच्चे आपको आवाज आ रही है फैज? जी सर, क्लियर है। क्लियर है, आसान है, न्यू राइट्स की समझ आ गई कि बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, आगे मैं अगर मूव करूं तो हमारे पास है क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू राइट्स। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कौन से आते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू राइट्स। अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं तो पहला जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है कि दे एग्जेजरेट द डिक्लाइन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली मोस्ट अडल्ट। अब वो क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट नहीं करते, एग्जेजरेट कर रहे हैं, मतलब स्पॉइल कर रहे हैं। क्यों स्पॉइल कर रहे हैं, क्यों कहते हैं कि मोस्ट अडल्ट स्टिल मैरी एंड हैव चिल्ड्रन। वो कहते हैं कुछ बच्चे क्या हैं, शादी करते हैं एंड हैव चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि किसी को, अगर मैं एक मेल की बात करूं तो मेल जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली में उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, बट स्टिल वो क्या करता है, उसके फिजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं टूवर्ड्स अदर फैमिली, टूवर्ड्स अनदर वुमेन, और उसके भी वहां पे भी बच्चे होते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि न्यू राइट्स जो फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली जो है ना, फैमिली सेटअप वो कभी भी इस तरह के रिलेशनशिप्स को कंट्रोल नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर मैं बात करूं, मैं नंबर सेकंड की बात करूं तो फेमिनिज्म क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं कि जेंडर रोल्स आर सोशली डिटरमाइंड। मैं अगर बात करूं तो फेमिनिज्म की, तो दे आर सोशली डिटरमाइंड। अब ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं जेंडर रोल्स आर सोशली डिटरमाइंड रादर देन बीइंग फिक्स्ड बाय बायोलॉजी। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आर ऑप्रेसिव टू वुमेन।
अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था न्यू राइट्स ने कि फीमेल्स को घर में रुकना चाहिए। तो वो कहते हैं फीमेल्स, इनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि अगेन जो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो राइट्स हैं वुमेन्स के वो ओप्रेस्ड होते हैं बाय द मैन, तो जो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यू राइट्स है, तो इनका भी तो सेम ही कंसेप्ट हुआ। अगेन इसके अंदर भी क्या होता है कि जो वुमेन्स के राइट्स हैं वो स्पॉइल होते हैं। ये हमारे पास दो क्रिटिसिज्म थे जो कि न्यू राइट्स के ऊपर हैं। अगर मैं आगे मूव करूं तो हमारे पास आता है द पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। नंबर 5 हम पढ़ने लगे हैं पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अब पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, वो कहते हैं कि ये आर्ग्यू करते हैं दैट वी नो लॉन्गर लिव इन द मॉडर्न वर्ल्ड विद अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डरली स्ट्रक्चर। ये कहते हैं हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, सच एज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर फैमिली। अब क्या कहते हैं कि इंस्टेड सोसाइटी हैज एंटर्ड अ न्यू chaotic पोस्ट मॉडर्निज्म। वर्ड क्या यूज हो रहा है, chaotic पोस्ट मॉडर्निज्म। अब chaotic का क्या मतलब है, chaotic का मतलब है एक चीज जो कि बिल्कुल डिसिप्लिन में ना हो, नॉन डिसिप्लिन हो। अब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे chaotic पोस्ट मॉडर्निज्म है, मतलब जहां पर सारी की सारी चीजें क्या है, बिखरी बिखरी हैं। ठीक है, अब वो बिखरी बिखरी क्या है, अब फैमिली स्ट्रक्चर की तो बात हो रही है, तो ये कहते हैं फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है, वेरी करता है एंड इंडिविजुअल हैव मच मोर फ्रीडम, क्योंकि इंडिविजुअल के पास अब फ्रीडम है। इंडिविजुअल हैज फ्रीडम of choice in the aspects of their lives which would have been relatively constrained। अब कौन सी इनके पास फ्रीडम है, मैं नंबर 1 यहां पे फ्रीडम लिख रहा हूं आपके पास, जो कि हमारे पास है डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन। डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन। अब डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, सोसाइटी इज इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड विद अ ब्रॉड डाइवर्सिटी ऑफ द सब कल्चर। क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा सब कल्चर्स आ गए रादर देन शेयर्ड कल्चर। अब पीपल क्या है, लोग क्या है, एक मेन कल्चर जो है वो एडॉप्ट नहीं करते, इनफैक्ट क्या करते हैं, इनके पास सब कल्चर्स हैं। अब वो सब कल्चर्स का क्या मतलब है कि पीपल क्रिएट देयर आइडेंटिटी फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ द चॉइसेस सच एज यूथ सब कल्चर्स, सच एज यूथ सब कल्चर, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कि उन्होंने शादी में रहना है या शादी के बगैर रहना है, अब इनके पास आजादी है। एंड सोशल मूवमेंट्स एंड द सोशल मूवमेंट सच एज, आप कोई भी साथ में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं सेकंड की बात करूं इनके की फीचर्स की, तो हमारे पास आता है नंबर सेकंड, वो है रैपिड सोशल चेंज। सर ऊपर वाले दफा दोबारा रिपीट कर दें। मैं कर देता हूं। अच्छा, डाइवर्सिटी एंड फ्रेगमेंटेड का क्या मतलब है कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई है। अब सोसाइटी में देखें ना तो हर घर का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, अब कोई एक कल्चर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। अब चॉइसेस कैसी हैं कि फॉर एग्जांपल आप कुछ लोगों से बोलेंगे ना तो वो कहेंगे शादी करनी चाहिए, किस एज में करनी चाहिए, किस एज, हर घर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट हो गया। अब वो कोई प्रॉपर कल्चर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक रिलीजन में आता है कि जैसी बच्चा मेच्योर हो तो आप शादी कर दें, वो कभी एक कंसेप्ट होता था जो कि पूरी सोसाइटी उसको फॉलो करती थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो हर घर का डिफरेंट थॉट्स है। कोई कहता है 18 में करें, कोई कहता है 25 में करें, कोई कहता है 30 में करें, कोई कहता है जो वेल सेटल्ड हो जाए तब करें। तो क्या है कि अब वो डाइवर्सिटी या फ्रेगमेंटेड, यानी कि सोसाइटी इतनी बिखर गई है कि अब बहुत सारे कल्चर्स बन गए हैं।
ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है कि हमारे पास कोई एक कल्चर तो है नहीं, हमारे पास कोई एक सेटअप तो है नहीं जिसको हम फॉलो करें। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। समझ आती बात यहां तक? फैज आवाज आ जी रही है सर, आ आपको रही मुझे? समझ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी सर, रैपिड आ रही। सोशल चेंज। अब न्यू टेक्नोलॉजी चूंकि इमर्ज हो गई, क्या हुआ हमारे पास? न्यू टेक्नोलॉजी जब इमर्ज हो गई तो हुआ क्या कि टाइम और स्पेस की जो बैरियर है वो कम हो गए। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मिंग द पैटर्न ऑफ वर्क एंड द लेयर्स, एक्सेलरेटेड पेस ऑफ चेंज, लाइफ लेस प्रिडिक्टेबल। अब इसका मतलब क्या है? सोशल चेंजेस, चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो अब लोगों को क्या है कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं काम करना, तो लोग ज्यादा फोकस करते हैं काम के ऊपर। अब रिजल्ट क्या है कि फैमिली बिकम वेरी डाइवर्स एंड देयर इज नो लॉन्गर डोमिनेंट फैमिली टाइप सच एज न्यूक्लियर। दिस मीन दैट it is no longer possible to make generalization about the society in the name modernist theories such as Parson and the Marxists did in the past. अब मार्क्सिस्ट, जब पार्सिस्ट ने जो भी, मार्क्सिस्ट और पार्सन ने जो भी बात की थी, वो कहते हैं अब तो सारे का सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, चूंकि उन्होंने मोबिलिटी की बात की थी, न्यूक्लियर फैमिली का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब तो यह है कि अगर मेल और फीमेल किसी दूसरी जगह पे रहते हैं तो उनके अंदर कम्युनिकेशन लेवल उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है। ठीक है, और भी 100 कम्युनिकेशन के प्रोसेस हैं। तो अब क्या है, अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो जो फैमिली की टाइप्स एक स्पेसिफिकली एक्सप्लेन की गई थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो चेंज हो गई है। अच्छा, चूंकि हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि हमें पोस्ट मॉडर्न और क्लियर हो जाए। एग्जांपल हम लेते हैं ताकि पोस्ट मॉडर्न का कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं यहां पे एक स्टेसी का कंसेप्ट डिफाइन कर रहा हूं, वो हमारे पास है डाइवोर्स्ड एक्सटेंडेड फैमिली। डाइवोर्स एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वुमेन के पास जो है ना वो ज्यादा फ्रीडम है, इवन बिफोर टू शेप देयर फैमिली अरेंजमेंट्स टू मीट देयर नीड्स एंड फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द पेट्रियार्कल ऑपरेशन। ठीक है, अब बच्चे इसका क्या मतलब है? अब मैं चूंकि इंडिविजुअल के पास बात कर रहा हूं कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ऑप्शंस का क्या मतलब है कि ये कि अब ऑप्शन है वुमेन्स के पास कि वुमेन जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। अच्छा, डाइवोर्स लेने के बाद अब आपने देखा होगा चूंकि बच्चे होते हैं, तो जो हस्बैंड और वाइफ हैं जिनमें डाइवोर्स हो गई है, ठीक है, अब वो क्या है, वो स्टिल भी मिलते हैं आपस में डाइवोर्स के बाद। अब शायद अगर आप पुरानी सोसाइटीज के अंदर जाएं, ओल्ड सोसाइटीज में जाएं, तो ऐसा कंसेप्ट नहीं था। इसका मतलब है बकायदा कट ऑफ हो गया। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स के बाद अच्छे दोस्त भी होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, कुछ एक्स लॉज होते हैं, जैसे हस्बैंड की सिस्टर हो गई या ब्रदर हो गया, इनके स्टिल अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, देयर एक्स ब्रदर वाइफ। तो ये आपने चीजें देखी होंगी। अब होता क्या, चूंकि बच्चे होते हैं तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इनसे कहती है कि जी आपस में आपने मिलना है, क्योंकि आपने बच्चों को तो ग्रो करना है। तो अब क्या है, स्टेसी कहती है कि डाइवोर्स एक्सटेंडेड फैमिली, कि अब डाइवोर्स जो होती थी वो फैमिलीज भी एक्सटेंड हो गई हैं, तो लोग आपस में क्या है, क्या अब कांटेक्ट रखते हैं। बच्चे बात समझ आती है? फैज, यहां तक बात समझ आती है बच्चे? हेलो? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, हेलो। आगे, जी जी, आगे मैं बात करूं तो हमारे पास जो लास्ट आता है वो हमारे पास आता है लेट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो कि हमारे पास लास्ट है, विच इज लाइक 6। लास्ट पॉइंट हमारे पास, इनका पर्सपेक्टिव क्या है? लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म, लेट मॉडर्निज्म रिकॉग्नाइज दैट पीपल हैव मच मोर चॉइसेस इन देयर रिलेशनशिप एंड द फैमिली अरेंजमेंट्स। ये भी कहते हैं जस्ट लाइक अबव कि लोगों के पास अब चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, चॉइसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब फैमिली जो है वो एक डाइवर्सिफाइड हो गई है।
फॉर एग्जाम्पल पीपल आर लेस लाइकली टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस। अभी कहते हैं कि सोसाइटी में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुकी हैं। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक फैक्टर ऐड हो गए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिक फैक्टर्स का ये मतलब है कि अब देखें हमारी सोसाइटी में क्या कंसेप्ट होता है कि जब तक लड़का जो है ना वो बाकायदा अर्निंग नहीं स्टार्ट कर देता तो उसकी शादी ना करें, ऐसे ही है। अब होता क्या है, ऐसे ही है। अब होता क्या है कि लोग जो है ना वो लेस इंटरेस्टेड हैं टुवर्ड्स मैरिड, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मैं बात करूं जेंडर क्वालिटी की, तो बोथ पार्टनर हैव टू वर्क एंड स्पेंड लॉन्गर टाइम। अब क्या है, अब पेरेंट्स कहते हैं कि लड़के ने भी कमाना है, बॉय भी अर्न करेगा और गर्ल भी अर्न करेगी, ठीक है। ये भी अर्न करेगा और ये भी अर्न करेगी। अब होगा क्या, जब दोनों अर्न करते हैं तो वाइफ और हस्बैंड के दरमियान जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली क्या है, रिजल्ट आ जाता है डाइवोर्स की तरफ, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, वो अपने काम में बिजी, वो अपने काम में बिजी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है लेट मॉडर्न के अंदर के, चूंकि डाइवोर्सेस रेट इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब सबको पता है कि मैरिज के बाद डाइवोर्स होती है, तो कंसेप्ट ऑफ मैरिज क्या है, वो डिक्रीज हो गया। बच्चे यहां तक बात समझ आती है? जी सर, आती है। अच्छा, अब मैं कुछ यहां पे राइटर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पहले हमारे पास है अल्ट्रिच बैक। अल्ट्रिच बैक, अब अल्ट्रिच बैक क्या बोलते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि पीपल्स getting married is because of increase in the risk of conscious people see that nearly half of all marriage end in divorce, so they are less willing to take a risk and get married। देखें, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब लड़कियों के मामले अगर मैं बात करूं तो उनको पता है भाई नॉर्मली क्या होता है कि किसी के फैमिली के अंदर किसी लड़की को डाइवोर्स हो जाए, तो जो नई आप किसी और लड़की की जब शादी करवाने लगते हैं तो उनके माइंड में ये डर जरूर होता है कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शादी भी एंड हो जाए डाइवोर्स के ऊपर, ठीक है। जब ये फैक्टर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो लोग क्या है वो इंटरेस्टेड नहीं होते, किसकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं होते, शादी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाए। जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, खाना पीना अपना खुद कर लेंगे, तो हमें शादी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया। This is not a simply matter of freedom choice. People are reflexive. They look at the society, see the risk of marriage, and then choose not to get married. Their personal decision are informed by what they see going in the society. अब लोग क्या करते हैं, जो सोसाइटी में हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। समझ आती है बात यहां तक? अच्छा, अब ये बात क्या करते हैं, बात करते हैं बैक इंडिविजुअलाइजेशन की, इंडिविजुअलिज्म की। अब इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है, ये कहते हैं न्यू सोशल नॉर्म दैट आवर इंडिविजुअल डिजायर आर मोर इंपॉर्टेंट देन आवर सोशल कमिटमेंट, दिस मेक्स चेंज मैरिज लेस लाइकली। मैंने वही बात की, अब हमारी प्रायोरिटी क्या है, कैरियर, मनी अर्न करना। अब क्या है कि हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि आइदर वी आर एज द एज ऑफ 25, हमारी एज 25 हो गई तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, नहीं। अब 25 की एज में कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है टुवर्ड्स द मैरिज। अब उनका उनका फोकस क्या है, उनका फोकस ये है पैसा कमाना, ठीक है। अब क्या है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं लास्ट में बात करूंगा गाइडेंस की, जो कि बात करते हैं कि इक्वालिटी या प्योर रिलेशनशिप्स क्या होता है। हम बात करेंगे गाइडेंस की जो कि बात करते हैं कि चॉइस, इक्वालिटी एंड प्योर रिलेशनशिप की, प्योर रिलेशनशिप्स की। अच्छा, गाइडेंस आर्ग्यू करते हैं कि आजकल के दौर में मैरिज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय ग्रेटर नंबर ऑफ चॉइसेस, इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो अब हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं तीन हिस्सों के अंदर। तो हमारे पास जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है मैरिज एंड द फैमिली। मैरिज,
तो पहली जो रिलेशनशिप्स आता है वो होता है मैरिज। अब ये बोलते क्या कहते हैं, द बेसिस ऑफ द मैरिज एंड द फैमिली हैज चेंज इन टू विच couple are free to define the relationship themselves rather than acting out the role. For example, couples today can choose to cohabit rather than marry. मैरिज का क्या मतलब है कि अब कपल्स के पास ऑप्शंस हैं, कपल्स हैव ऑप्शन। अब उनके पास ऑप्शंस हैं। पहले ये होता था कि दो लड़का और लड़की आपस में रहते थे तो कहते थे इनमें मैरिज होनी चाहिए, तब देन दे कैन स्टे टुगेदर। अब क्या है, अब इनके पास ऑप्शन है और ये प्रॉपर इनको लॉ इस चीज को ऑप्शन देता है कि वो शादी के जरिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या विदाउट मैरिज। विदाउट मैरिज पीपल हु स्टे टुगेदर, बच्चे हम इसको बोलते हैं कोहेबिटेशन। ये वर्ड याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं, दो कपल्स मैन एंड वुमेन स्टे टुगेदर बट विदाउट मैरिज। ठीक है, और वो रहते ऐसी हैं जैसे मैरिड कपल रहते हैं। तो एक तो हमारे पास मैरिज का ऑप्शन आ गया। नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो हमारे पास आते हैं टिपिकल रिलेशनशिप्स लाइक प्योर रिलेशनशिप्स। अब प्योर रिलेशनशिप्स क्या, इट एग्जिस्ट ओनली टू मीट द पार्टनर नीड्स एंड लाइकली टू कंटिन्यू only so long it succeed. Couples made together because of love, happiness rather than tradition, sense of duty. अब प्योर रिलेशनशिप्स क्या है कि अगर तो लव होगा तो पीपल स्टे टुगेदर, और अगर ना हो तो लोग क्या करते हैं, डिवोर्स का ऑप्शन पे चले जाते हैं। क्योंकि अब वो पुराने ओल्ड अगर सोसाइटी की बात करें तो अब आप किसी को फोर्सफुली एक साथ नहीं रख सकते, तो एक ये भी ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। थर्ड की मैं बात करूं तो हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रिलेशनशिप्स प्रोसेस। अब इस बात का क्या मतलब है कि सेल्फ डिस्कवरी एंड और सेल्फ आइडेंटिटी ट्राइंग टू डिफरेंट रिलेशंस बिकम द पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग हु वी आर, द पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ आवर सेल्फ डिस्कवरी। अब इसका क्या मतलब है कि लोग क्या हैं कि उन्होंने कैसे रहना है, व्हाट विल बी द ड्यूटीज ऑफ द वाइफ एंड व्हाट विल बी द ड्यूटीज ऑफ द हस्बैंड, ये कपल्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं। सो इट बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये हमने बचे 3